आप सबको मालूम है द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जापान पर 2 बम गिराए गए थे, परमाणु बम, जिसने संपूर्ण विश्व को दहशत में डाल दिया। इतना ही नहीं, संपूर्ण विश्व की मानवता को आतंकित करके रख दिया। तो इसके बारे में हम 2 घटनाओं के बारे में हम जिक्र करेंगे, तो आप निर्णय ये करेंगे कि जापान पर गिराए गए बम उचित थे या अनुचित। तो इसके लिए हम 2 घटनाओं का जिक्र करते हैं जहां पर जापान की ज्यादती, नरसंहार, अमानवीय कृत्य आपके सामने आ जाते हैं। वो है पर्ल हार्बर एवं नानकिंग की घटना। आप देख सकते हैं इसमें जो पहली घटना है वो पर्ल हार्बर की है। पर्ल हार्बर जो कि एक अमेरिका का नौसैनिक अड्डा था, उत्तर प्रशांत महासागर में स्थित है। आप चित्र में आप देख सकते हैं, ये है पर्ल हार्बर का बंदरगाह, जो कि 3 द्वीपों में से एक बंदरगाह है पर्ल हार्बर, और दूसरे 2 द्वीप अन्य हैं उसके नज़दीक में ही हैं, फोर्ड द्वीप, हवाई द्वीप। आप देख सकते हैं ये है जापान जिसने आक्रमण किया था पर्ल हार्बर पर, और ये है यहाँ पर पर्ल हार्बर जो कि अमेरिका का नौसैनिक अड्डा था। ये इसकी भौगोलिक स्थिति होगी, बाकी इसके बारे में हम विस्तार में आगे हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसका फिर विस्तार में आप लोग इसको फिर से इसकी भौगोलिक स्थिति को आप देख लीजिए। ये अब जापान ये है और इससे इतनी दूर है ये पर्ल हार्बर अड्डा। द्वितीय विश्व युद्ध में इन्हीं जापानियों ने इस पर भयंकर अटैक किया था। चलिए थोड़ा सा परिचय आपको करा देते हैं पर्ल हार्बर के बारे में, जो कि आपको लिखने में आसानी होगी परीक्षाओं में। ये पर्ल हार्बर या पर्ल बंदरगाह के नाम पे प्रसिद्ध है, जो कि उत्तर प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है, हवाई एवं फोर्ड द्वीप के नज़दीक है ये। और हवाई द्वीप के एक होनोलुलु जैसे नामक स्थान से मात्र 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है पर्ल बंदरगाह या पर्ल हार्बर बंदरगाह या पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डा। ये कि अमेरिका का ये गहरे जल का नौसैनिक अड्डा है। वैसे भी प्रशांत महासागर को गहरे जल का महासागर माना जाता है, और यहाँ पर इस समय जो कि अमेरिका के प्रशांत महासागरीय बेड़े का प्रशांत का वो प्रधान कार्यालय का रूप धारण कर चुका है। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सबको मालूम है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हो चुका था, और 1941 के 2 वर्षों बाद 41 में जापान ने पर्ल हार्बर नामक द्वीप पर हमला कर दिया, और ये द्वीप उस समय अमेरिका का ही था, अमेरिका का नौसैनिक अड्डा था। और ऐसी स्थिति में अमेरिका पर आक्रमण किया जबकि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, और यही वो घटना थी जिसके बाद अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। चलिए आगे हम पढ़ते हैं जापानी आक्रमण को थोड़ा विस्तार में। द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल 1939 से 45 है, और युद्ध के प्रारंभिक दिनों में अगर आप देखेंगे तो हिटलर या धुरी राष्ट्रों को बहुत सारी सफलताएं मिल रही थी। और हिटलर यानी 3 राष्ट्र जो धुरी राष्ट्रों में से थे, जर्मनी, जापान और इटली धुरी राष्ट्रों में थे, इनको इतनी ज़्यादा सफलताएं मिल रही थी तो इन्होंने लगा कुछ दिनों बाद कि लगता है द्वितीय विश्व युद्ध धुरी राष्ट्रों के ही पक्ष में जाएगा। अब इसी जो है सफलता के मद में चूर इन जापानियों ने पर्ल हार्बर पर 7 दिसंबर 1941 दिन रविवार को अचानक हमला कर दिया। और उस समय हमला किया जब अमेरिका जो है किसी भी पक्ष से युद्ध न करते हुए केवल मित्र राष्ट्रों को सपोर्ट कर रहा था, जब ये खुलकर युद्ध में वो कभी नहीं सामने उस समय तक नहीं आया। आप देख सकते हैं जापान द्वारा लगभग जो है 1 घंटे 15 मिनट तक इस नौसैनिक अड्डे पर भयानक बमबारी की गई। और द्वितीय विश्व युद्ध हमले के दौरान जो कि अमेरिकी जमीन पर यह पहला हमला था, क्योंकि अमेरिका युद्ध भूमि में शामिल नहीं था द्वितीय विश्व युद्ध में, इसलिए अमेरिका में युद्ध होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो जापानी थे जिनके लगता है बुरे वक्त आने वाले थे, या यूँ माना जा सकता है 1945 का जो वो दहशत भरा जो कांड हुआ था परमाणु बम का प्रयोग, उसकी कहानी इसी दिन लिख उठी थी। इसमें अमेरिकी क्षति हुई थी बगैर किसी कारण के, बगैर युद्ध भूमि में, बगैर युद्ध ना लड़ते हुए भी उनको क्षति उठानी पड़ी थी, जिसमें अमेरिका को नुकसान हुआ था। लगभग 25 सैनिक मारे गए थे उसके, 1000 सैनिक घायल हुए थे, और 8 बड़े जंगी जहाज समेत लगभग 19 जहाज नष्ट हो चुके थे। और इसी युद्ध में लगभग 328 विमान जो लड़ाकू विमान थे ये भी नष्ट हुए थे। लगभग इसमें 600 जापानी सैनिक भी मारे गए थे। अगर देखा जाए तो 100 जापानी सैनिक ना के बराबर हैं, जबकि अमेरिका युद्धरत नहीं था। इसके बाद भी इसको कितनी बुरी तरह से ध्वस्त किया गया है, आप इन चित्रों को आप देख सकते हैं। ये है पर्ल हार्बर पर होने वाला जापानी हमला। आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से पूरे पर्ल हार्बर हवाई अड्डे को धुआं कर दिया गया, क्योंकि उस समय वो तैयार नहीं थे। और किन परिस्थितियों में आक्रमण किया गया, आक्रमण क्यों किया गया, आगे हम लोग इसकी जिक्र करेंगे।
क्योंकि कुछ कारण जो कि जापानियों के समझ में आया था और इसी कारण उन्होंने आक्रमण किया पर्ल हार्बर पर। आप देख सकते हैं चित्र में, बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया इन जापानियों ने, अर्थात पर्ल हार्बर नामक बंदरगाह को बिल्कुल नष्ट कर दिया। और उसी तरह नष्ट कर दिया जैसा कि बाद में अमेरिका ने भी जो है हिरोशिमा और नागासाकी को भी धुआं धुआं ही कर दिया था। आप देख सकते हैं जब जापानी सैनिक पर्ल हार्बर को नष्ट करने के बाद खुशी मनाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि यही खुशी युद्ध के अंतिम समय में हमारी बर्बादी का कारण बन जाएगा। आप देख सकते हैं एक विश्व युद्ध के लिए यह घटना बहुत बड़ी नहीं थी। कौन सी घटना? ये पर्ल हार्बर जैसी एक नौसैनिक घटना, लेकिन चूंकि इसमें बड़ी इसलिए नहीं थी क्योंकि विश्व युद्ध था और विश्व युद्ध के लिए घटना एक छोटी ही घटना मानी जाएगी, लेकिन इसका प्रभाव जो था वो बहुत बड़ा था। बड़ा क्यों था? क्योंकि आने वाले समय में इसका जो प्रभाव था, जो कि परमाणु बम के रूप में अमेरिका ने गिराया था, इसने विश्व को आतंकित करके रख दिया। और अमेरिका जो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में कूद पड़ा। भैया कारण उसके ऊपर आक्रमण किया था इन जापानियों ने, तो चुपचाप कब तक बैठा रहता हो, और इतनी बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया कि इससे उबरने में भी समय लगता। और यही वह जो है आक्रमण था पर्ल हार्बर का, जिसने जो है 1945 में जापान की बर्बादी की कहानी का एक प्रकार से शुरुआत कर दिया, या इसी दिन वो जापान की बर्बादी की कहानी लिख उठी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पर्ल हार्बर पर जापानी हमले का कारण क्या था? आखिर पर्ल हार्बर पर जापानियों ने आक्रमण क्यों किया था? अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। देख सकते हैं अमेरिका, नीदरलैंड, ब्रिटेन, इन सब ने मिलकर जापान पर एक आर्थिक प्रतिबंध लगाया था। और यह आर्थिक प्रतिबंध क्यों लगाया था इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। आर्थिक प्रतिबंध का कारण क्या था? जापान अपने युद्ध पूर्ति का लगभग 90% तेल कौन सा? सरसों वाला नहीं, ये तेल पेट्रोलियम तेल जो है ब्रिटेन से आयात करता था, और प्रतिबंध के बाद ये तेल मिलना बंद हो गया। अब आप समझ सकते हैं जिसका 90% तेल जो है बंद हो जाए, वो 10% तेल में वो क्या कर पाएगा? और युद्ध चल ही रहा था, और इतनी बड़ी मात्रा में तेल का रुकना जापान की परेशानी का भी कारण बन गया था। अमेरिका एवं ब्रिटेन की मित्रता को ध्यान में रखकर बदले की भावना से यह किया गया जापानियों का एक हमला था। अब आगे देख सकते हैं। और जिस समय जापान ने हमला किया था उस समय जो है वाशिंगटन में जापानी प्रतिनिधियों के साथ प्रतिबंध हटाने के बारे में वार्तालाप चल रहा था, और चूंकि वार्तालाप असफल हुई थी, अमेरिकियों ने इस प्रतिबंध को नहीं हटाया था, और शायद जापानियों को ये पता भी चल गया था, इसके लिए बदले की भावना उनके अंदर आ गई थी, इसीलिए उन्होंने पर्ल हार्बर पर अटैक किया। अब आप देख सकते हैं आगे हम इसका भी वर्णन करेंगे कि इस पर प्रतिबंध लगाया क्यों गया था। यहीं से आपको जापान की दरिंदगी आपके सामने आ जाएगी। तभी आप सोच सकते हैं कि जापान पर जब बम गिराया गया था वो गिराना चाहिए था या नहीं। अब देखते हैं यहाँ पर जापान की दरिंदगी कहाँ पे क्या है। अब देख सकते हैं अमेरिका जापान तनाव एवं प्रतिबंध का कारण देख सकते हैं। पहला कारण जो था, चीन के आयात बाजार पर जापान द्वारा अधिकार करने का प्रयास किया गया, और 1931 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया था, ये सबको मालूम होगा। मंचूरिया पर आक्रमण करने के बाद वहां पर बड़ी बुरी तरह से नरसंहार इन्होंने किया था, नरसंहार भी किया था 1931 में। और दूसरी बात नानकिंग एक चीन का एक स्थान है जिसे जो है चीन की चांगकाई शेक की गवर्नमेंट ने उसे राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया था। नानकिंग में नरसंहार 1937 में अर्थात 31 से युद्ध करते करते जापान ने कई भागों पर चीन के अधिकार कर लिया था, और 1937 में जापानियों द्वारा बर्बरतापूर्ण नरसंहार किया गया नानकिंग सिटी में, जहां पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, बलात्कार, अमानवीय घटना, नरसंहार, दुर्व्यवहार क्या नहीं किया गया। इस खूनी तांडव के विरुद्ध अमेरिका जो है चुप नहीं रह सका, और वो जो है उसके अंदर इन जापानियों के अंदर जो उन्होंने जापानियों के कृत्य पर एक प्रकार से बदले की भावना अमेरिकियों के मन में उत्पन्न हो गई। बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि देखा जाए, क्योंकि इसने कारण जो बताया था इसका जिक्र हम बाद में करेंगे। अब देखते हैं नानकिंग चीन की घटना, इसमें इन्होंने क्या किया था इन जापानियों ने। नानकिंग जिसे चांगकाई शेक
फेक ने चीन की राजधानी बनाया था। 1935 में जापान द्वारा हमला किया। 1935 नहीं बच्चों, ये 35 था, 37 थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। 37 में जापानियों ने आक्रमण किया था। हालांकि मंचूरिया और उसके बहुत सारे क्षेत्रों पर पहले से ही आक्रमण करके उस पर अधिकार कर चुके थे। बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार भी किए थे और वहाँ पर भी कम जो है अत्याचार नहीं किए थे। लेकिन यहाँ पर तो अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई। जापान ने चीन को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी तो दे दी, लेकिन चीन के आत्मसमर्पण न करने पर जापानियों द्वारा भयंकर एवं अमानवीय कृत्य किए गए। वैसे भी देखा जाए तो युद्ध के एक नियम होते हैं, लेकिन इस घटना में, नानकिंग की घटना में, जापानियों ने युद्ध के सारे नियमों को ताक पर रखकर जो अमानवीय अत्याचार किया वो शायद आंखों से देखा जाता तो कितना बड़ा जो है, कितना बीभत्स घटना होती। लेकिन उसका जो वर्णन किया गया हो इस प्रकार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जापानी सैनिक हैं जो कि लगातार नरसंहार के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल पोजीशन लिए हुए हैं, नरसंहार की घटना को अंजाम दे रहे हैं नानकिंग शहर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अमानवीय घटना, चीनियों के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहे हैं ये जापानी। अब इसमें देखते हैं लगभग 3 लाख जापानियों का कत्लेआम कर दिया गया, लगभग 80,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। इतना ही नहीं, मानवता को शर्मसार करते हुए इन्होंने बलात्कार युक्त महिलाओं के साथ भी और भी दुर्व्यवहार किया, जो कि आपको हम सामने दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं आयरिस चैंग एक महिला थी जिसने एक पुस्तक लिखा था द रेप ऑफ नानकिंग सिटी। ऐसा लिखा था द रेप, बिल्कुल रेप के नाम पर, जैसे लगा था ये रेप नहीं, जैसे कोई त्यौहार मनाया जा रहा हो, ऐसी घटना। अब आप देख लीजिए, बिल्कुल लगभग 3 लाख लोगों की हत्या कर दी गई, 80,000 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और बलात्कार के बाद इनके अस्तनों को भी काट दिया गया और अस्तनों को काटने के बाद कील पर ठोककर बिल्कुल यीशु मसीह की तरह दीवालों पर टांग दिया गया। इससे भी अधिक मानवता को फरोफार करने वाली ये घटना आपके नीचे आप लोग देख सकते हैं। पिता को बेटी के साथ और बेटे को माँ के साथ बलात्कार करने पर मजबूर कर दिया इन जापानियों ने। अब आप समझ सकते हैं ये जापानी कितने अच्छे थे। इस भयानक घटना को लिखकर लेखिका ने आत्महत्या कर ली। हम इस बात को मानते हैं कि जिसके यहाँ घटनाएं होती हैं कुछ चीज़ें बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी ना हुआ हो और पुस्तक लिख दी गई हो, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल फ्री फंड में फालतू का जापानियों पे अत्याचार कर दिया गया। अरे जापानियों पे अत्याचार का इल्ज़ाम लगाया गया। घटनाएं हम ये माना जा सकता है कुछ बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया होगा, लेकिन शून्य भी नहीं था। और युद्ध के अंतिम दिनों में अमेरिका द्वारा जापानी नगरों पर परमाणु बम गिराया गया। 6 अगस्त 9 अगस्त, इससे आप सभी लोग परिचित हैं। देख सकते हैं अमेरिका ने जिस तरह जो है जापानियों को धुआं कर दिया, उसके सामने दिमाग था पर्ल हार्बर और नानकिंग की घटना। अब नानकिंग की घटना चूंकि उसका व्यक्तिगत नहीं था, इसलिए कारण उसने फिर पर्ल हार्बर को ही बताया था। संपूर्ण विश्व के सामने केवल पर्ल हार्बर को ही उसने जो है ये कारण बताया था। उसी तरह से जैसे जो है बांग्लादेश की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनमानस जो है गुस्से में था। कितनी बुरी तरह से नरसंहार किया गया था बांग्लादेश में। नरसंहार के विरुद्ध जो है भारतीयों ने मानवतापूर्ण कार्रवाई की, जबकि कारण में उन्होंने क्या बताया कि हमारे ऊपर जो है ये क्या बोलते हैं, अरे शरणार्थियों का दबाव पड़ रहा था, क्योंकि दूसरे के यहाँ क्या हो रहा है वो उसका आंतरिक मामला है, उसको वो जाने। लेकिन हमारे पास हम किसके कारण से आक्रमण किए हुए, अपने ऊपर किए गए आक्रमण को ही हम सामने रख सकते हैं किसी के सामने। आप देख सकते हैं ये हिरोशिमा और नागासाकी की घटना है। और ये आप देख सकते हैं धुआं उन्होंने, अमेरिका ने भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में जापानी नगरों को उसी तरह धुआं कर दिया जैसे ये पर्ल हार्बर जो है कभी उन्होंने धुआं कर दिया था। आप देख सकते हैं ये है परमाणु बम की घटना। और इसके बाद आप देख सकते हैं अमेरिका द्वारा जब ये पूछा गया अंतिम में, संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात का प्रश्न उठाया गया कि आपने परमाणु बम का हमला क्यों किया था, तो अमेरिका ने इसके जवाब में क्या कहा था। पहली बात तो पर्ल हार्बर का बदला लिया हमने पर्ल हार्बर का बदला इसलिए लिया कि पर्ल हार्बर मैं निर्दोष था। पर्ल हार्बर में हमारे सभी सैनिक निर्दोष थे क्योंकि वो युद्धरत नहीं थे। इन जापानियों को क्या ज़रूरत थी हमारे उस बंदरगाह पे आक्रमण करने की, उस नौसैनिक अड्डे पे आक्रमण करने की जहाँ के सैनिक युद्धरत नहीं हो। अब फिर मैं भी युद्ध नहीं कर रहा था, क्यों ये
अर्थात देखा जाए तो अमेरिका का ये भी कथन ठीक ही था। लेकिन एक कहावत ये भी है ना, क्या करी सब्जी चुराने वाले को तलवार से नहीं मारा जाता। और दूसरा इसने कारण क्या बताया कि युद्ध को शीघ्र समाप्त करना था। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध लड़ते लड़ते संपूर्ण विश्व थक चुका था और युद्ध को शीघ्रता से समाप्त करने के लिए हमको परमाणु बम गिराना पड़ा, क्योंकि जब जर्मनी भी आत्मसमर्पण कर चुका था, इटली भी हार चुका था, तो ये जापानी क्यों लड़ रहे थे? इनको भी आत्मसमर्पण कर देना चाहिए था, इसीलिए हमने गिराए। दूसरी बात और तीसरा कारण जो उन्होंने बताया, क्या एक प्रकार से उसके मन से अपने सोचा था, या जो है हम लोग खुद कह सकते हैं कि ठोस कारण दो तीन जो ठोस कारण थे। कहने का मतलब पर्ल हार्बर का बदला, नानकिंग जैसी घटनाओं को ना भूलना, वहाँ पर जापानियों के भयानक अत्याचार, और ठोस कारणों के बीच परमाणु बम का परीक्षण। की देखते हैं परमाणु बम इसका प्रभाव क्या होता है। अर्थात दादागिरी कम से कम आज के बाद शुरू तो हो जाए हमारी। तो यही चाहता था अमेरिका ने, एक प्रकार से परमाणु बम का परीक्षण भी इसी में कर लिया कि कम से कम देखते हैं कितने लोग इससे मरते हैं। भाई युद्धरत राष्ट्र है तो युद्धरत में हर प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया जा सकता है। अब लेकिन ये चूंकि वो अमानवीय था, अवैध अमानवीय इसलिए था कि एक प्रकार से ये गैर पारंपरिक हथियार था। और 16 जुलाई आगे देखते हैं, 16 जुलाई 1945 को पहला परमाणु परीक्षण केवल जापान अकेले युद्धरत था, इसीलिए उस पर किया और उसकी संपूर्ण पिछली घटनाएं अमेरिका को याद थी और समयानुसार शक्ति का प्रदर्शन भी अमेरिका करना चाहता था, इसीलिए उसने परमाणु बम को गिराया था। अब हमारे सामने ये प्रश्न उठता है, अगर हम थोड़ा सा जिक्र अब कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्थायी सदस्यता के बारे में, तो यहाँ पर अस्थायी सदस्यता में देखा जाए तो जापान भी एक दावेदार है, लेकिन तुलना में अगर देखा जाए तो तुलनात्मक स्थिति में वो भारत के सामने कभी नहीं ठहरता, क्योंकि जापान जो है टेक्नोलॉजी में अब भारत से आगे है, संपूर्ण विश्व में नंबर 1 है, लेकिन शांति के लिए, राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, अस्थायी सदस्यता के लिए, वीटो पावर के लिए टेक्नोलॉजी उसका जो है मापदंड नहीं, राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए। जबकि राष्ट्रीय चरित्र के मामले में जापान भारत के सामने 0 है। भारत ने कभी भी किसी भी अमानवीय कृत्य को अंजाम कभी नहीं दिया पड़ोसियों की, बल्कि इसने मदद ही की है। इसके बदले में चीन अत्याचारी, विस्तारवादी, पड़ोसियों की नींद हराम करने वाला है। ब्रिटेन लगभग संपूर्ण विश्व के कमजोर राष्ट्रों को गुलाम बनाकर उनका खून चूसता रहा है। अमेरिका जैसे राष्ट्र संपूर्ण विश्व के हथियारों के सौदागर के रूप में संपूर्ण विश्व में मौत परोस रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में भारत को अस्थायी सदस्यता मिलने का नंबर 1 का दावेदार माना जाना चाहिए, क्योंकि भारत की परंपरा ही ऐसी है। यहाँ पर संपूर्ण किसी भी विश्व के किसी भी राष्ट्र को, या यूं कहा जाए कि संपूर्ण विश्व को राक्षसों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए ही भारत ने हमेशा प्रयास किया है। यह भारतीय इतिहास जो कि वेद पुराणों में वर्णित है, सभी इसका प्रमाण है कि भारत एक शांतिप्रिय देश था, है और रहेगा। और ऐसे शांतिप्रिय देश को अस्थायी सदस्यता की वीटो युक्त शक्ति से वंचित कर देना ये उचित नहीं है। अतः हम सबको चाहिए, संपूर्ण विश्व को चाहिए, अमेरिका को भी चाहिए कि भारत को अस्थायी सदस्यता दे देना चाहिए, वो भी वीटो युक्त। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आपका क्या ख्याल है, हमने जो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम ये नहीं कहते कि हम जो लिखे हैं वो सत्य होगा, कुछ आप लोग भी स्वयं कहेंगे। हम अपने गुरुजनों से भी कहते हैं, अगर वो हमारे वीडियो को देखते हैं, फिलहाल गुरुजन हमारे बहुत विद्वान होंगे, लेकिन फिर भी अगर ये वीडियो में गलती हो या यूँ माना जाए कि हमने जो कारण बताए हैं वो उचित कम हैं, तो अपना शिष्य जानकर हमें मार्गदर्शन करेंगे कमेंट के माध्यम से। ठीक, सभी गुरुजनों को प्रणाम और मित्रों को नमस्कार।